जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सबका यूपीएससी हिंदी में। आज हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे। मौर्योत्तर काल जिसे हम पोस्ट मौर्यन एजेस के रूप में भी जानते हैं। नाम से ही क्लियर है, पोस्ट मौर्यन की बात कर रहा है, मतलब मौर्य के बाद के शासन या मौर्य के बाद के समय को हम पोस्ट मौर्यन एज बोलते हैं। मौर्य उत्तर काल, इस समय को हम विखंडन और सांस्कृतिक समन्वय के युग के रूप में भी जानते हैं। आइए देखते हैं मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति क्या थी। तो इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमको ओपन दिख रहा है किसके टाइम में, मौर्योत्तर काल में। तो इससे क्या होगा, विदेशी आक्रमणों की लहर दिखती है इधर हमको उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ। साथ ही साथ हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ रीजनल पावर का उदय हो रहा है, मतलब क्षेत्रीय शक्तियों का उदय देखने को मिल रहा है। जैसे स्वतंत्र दक्कन और कलिंग जैसे कुछ क्षेत्रीय राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहां पर इससे पहले हमको मौर्य साम्राज्य देखने को मिलता है और अब मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका है। किस प्रकार से पतन होता है? जो इनके अंतिम शासक होते हैं बृहद्रथ, उनकी हत्या कर दी जाती है और इसी के साथ साथ मगध का संकुचन हो जाता है। अब इनकी हत्या कौन करता है? तो इन्हीं के सेनापति हुआ करते हैं पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने ही इनकी हत्या की और फिर अपना उन्होंने शुंग डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया और यहां पर ये मौर्य खत्म हो जाते हैं। तो ये था मौर्योत्तर काल में भारत की कुछ अस्थिरता वाली स्थिति की। मौर्योत्तर काल जब शुरू होता है तो किस प्रकार से मौर्य कहां पर डिक्लाइन कर गए, कैसे ये जो रीजनल पावर है अपने आप को फ्री करने लगे। और यहां पर जो हमें नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र देखने को मिल रहा है, जो हमको उत्तर पश्चिमी सीमाएं देखने को मिल रही हैं, ये खुली हुई थी विदेशी आक्रमणों के लिए, क्योंकि यहां पर कोई था ही नहीं इतना मजबूत कि यहीं आके लड़के हट जाएंगे, यहां पर आके फिर अंदर तक आ गए। आइए देखते हैं शुंग डायनेस्टी के बारे में। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और फिर अपना शुंग डायनेस्टी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं कि इन्होंने इंडो ग्रीक्स को 2 बार हराया है। अब इंडो ग्रीक्स कौन है अभी आगे हम लोग देखेंगे। इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए और जिसका जिक्र कहां पर है, अयोध्या शिलालेख में जिसका जिक्र है। और इन्होंने संरक्षण भी दिया था। किसको संरक्षण दिया था? पतंजलि को। और पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। इस बात को हम लोग जानते हैं। यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर आपको अश्वमेध यज्ञ वापस से दिख रहा होगा। अभी तक जब हम लोग मौर्य शासनकाल की बात कर रहे थे उस समय हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात कर रहे थे, पर यहां पर आपको वापस से भगवत धर्म का उदय देखने को मिल रहा होगा। देखिए अश्वमेध यज्ञ देखने को मिल रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये हम वैदिक काल में ये सारी चीजें हम देख रहे थे, ये वापस से इधर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इन्होंने रिपेयर कराया, किसका? सांची स्तूप को रिपेयर कराया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और क्या किया? भरूच के स्तूप को बनवाया। तो इससे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये भगवत का तो उदय है, साथ ही साथ ये मौर्य मतलब जो बौद्ध थे ये बौद्ध का भी संरक्षण करते थे। उनकी देखिए जाहिर सी बात है, अगर जो उनके रिपेयरमेंट की बात है और इधर नए स्तूप को बनवाने की, नए स्तूप की संरचना करने की बात है, तो ये समन्वय की ही बात दिखा रहा है। कई कई जगह पे ऐसा मतलब कहीं एविडेंशियल रूप में पाया तो नहीं गया है, पर ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं इनको डिस्ट्रॉयर बोला जाता है, स्तूपास का डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। पर अभी इधर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई ये तो रिपेयरमेंट करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। तो ये थोड़ा इतिहास में कंट्राडिक्टरी है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ये डिस्ट्रॉयर हुआ करते थे, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ये अपना धर्म लेके चल रहे थे, बाकी को भी समन्वय के साथ रखते थे। इनके साथ हम यहां पर एक और नाम सुनते हैं अग्निमित्र की। तो आप लोगों ने कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की बात और भी अन्य बातें हैं। तो वो अग्निमित्र कौन थे? इन्हीं के ही पुत्र हुआ करते थे अग्निमित्र। इसको हम लोग देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगली डायनेस्टी के बारे में, कण्व डायनेस्टी। देखिए बहुत ज्यादा कार्य इन लोगों ने किया नहीं, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा इनका जिक्र लेके आगे, और फिर ये पूरे पीरियड में व्यवस्थाएं क्या थी, वर्ण व्यवस्था क्या थी, या फिर सोसाइटल कल्चर क्या था, या इनका ट्रेड कैसे था, बाहर से कौन कौन से लोग आए, तो इसको हम लोग एक फ्लो में देख लेंगे अभी। फिर शुंग के बाद हम देखते हैं कण्व डायनेस्टी। तो इसके फाउंडर कौन हुआ करते थे? तो वासुदेव कर्ण इसके फाउंडर थे। और इन्होंने किसकी हत्या करके बनाई? देवभूति की हत्या की, और फिर उन्होंने अपने कण्व डायनेस्टी की स्थापना की। इनका जो समय है ये बहुत देखिए अल्पकालिक शासन था इनका, और इनके जो अंतिम शासक थे उनका नाम सुशर्मा था। और सुशर्मा की हत्या किसने की? सुशर्मा की हत्या शिमुक ने की। अब शिमुक कौन है? शिमुक है सातवाहना के संस्थापक। हम लोगों ने क्या देखा कि बृहद्रथ थे, बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। फिर शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। इसके बाद हम कण्व डायनेस्टी की बात करते हैं कि इसमें वासुदेव थे। वासुदेव ने किसकी हत्या की? देवभूति की हत्या की, और फिर उन्होंने अपने कण्व डायनेस्टी की स्थापना की। फिर इनके अंतिम शासक की हम बात करते हैं कि सुशर्मा था। किसके अंतिम शासक? कण्व के अंतिम शासन की बात करते हैं कि सुशर्मा था। और सुशर्मा की हत्या किसने की? शिमुक ने की। और शिमुक ने फिर क्या किया? सातवाहन डायनेस्टी स्टार्ट किया अपना। आइए देखते हैं आगे।
दो और डायनेस्टीज की हम बात कर लेते हैं, एक चेदी डायनेस्टी की बात कर लेते हैं और फिर हम सातवाहन डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। तो सातवाहनास की बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि इनके फाउंडर कौन थे, सिमुका। सिमुका ने हत्या की, किसकी हत्या की? सिमुक ने सुशर्मा की हत्या की। सुशर्मा कौन थे? कर्ण डायनेस्टी के शासक थे, अंतिम शासक। तो इनकी हत्या करके इन्होंने अपना सातवाहन एम्पायर चला लिया और लगभग माना जाता है कि 450 वर्ष के आसपास इनका पूरा रूल था। मतलब सिमुक का नहीं, पूरे पूरे सातवाहन एम्पायर की बात हो रही है यहाँ पर। इनका जो कैपिटल, जो इनकी राजधानी है, वो कहां देखने को मिलती है? ये प्रतिष्ठान, जिसको पैठान के नाम से भी जाना जाता है, वहां देखने को मिलती है। कुछ प्रमुख शासक इनके और थे, जैसे सतकर्णी प्रथम और साथ में कौन है? गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात होती है। जो सतकर्णी प्रथम है, इन्होंने एक अपने आप को टाइटल भी दे रखा था। कौन सा टाइटल था? दक्षिणा पथपति का टाइटल था। कौन सा टाइटल था? दक्षिणा पथपति का टाइटल था। और गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में हम लोगों को नासिक शिलालेख से एक बात पता चलती है कि इनका जो घोड़ा है उसने 3 समुद्रों का पानी पी रखा है। अब 3 समुद्र बेसिकली कहने का सेंस क्या ही रहा होगा? एक इंडियन ओशन हो गया, इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर आपका अरेबियन सी हो गया। तो ये इनके बेसिकली एक्सपेडिशन की बात बताते हैं कि ये इनके अभियानों की बात बताते हैं कि इतना ये चले, इतना इन्होंने अपने एम्पायर को फैलाव कराया, इतना इन्होंने युद्ध लड़े कि इनके घोड़े ने 3 समुद्र का पानी पी रखा है। तो ये बेसिक बात थी। अब हम देखते हैं चेदी डायनेस्टी की। तो हम जानते हैं महामेघवाहन कौन थे? इसके संस्थापक थे। किसके? चेदी डायनेस्टी के। महामेघवाहन इसके संस्थापक थे। और चेदी डायनेस्टी के अगर जो ग्रेटेस्ट रूलर या महानतम शासक की बात करें तो खारवेल का नाम हम सभी सुन ही रखे हैं। खारवेल का नाम, खारवेल का नाम ध्यान, मतलब नाम सुनते ही एक और चीज दिमाग में आती है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस की बात आती है। तो इसमें इनके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या किया था? पांड्य संघ को हराया था। और यहीं से हमको एक बात और पता चलती है कि ये जैन धर्म को संरक्षण देते थे। कौन? ये खारवेल की बात यहां पर कर रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो उदयगिरी की गुफाएं थी वो किसको दान में दे दी थी? जैन को, जैन धर्म के लोगों को इन्होंने दान में दे दी थी। तो ये कुछ चीजें हुई चेदी डायनेस्टी के बारे में और सातवाहनास के बारे में। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। हम कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि सातवाहना के टाइम पे सोसाइटियल कंडीशन कैसी होती थी। बहुत साफ है यहां पर। जैसे अभी हम लोग क्या देखें, गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात देख रहे हैं। तो शासक के, गौतमी कौन थी? इनकी माता का नाम था। तो हम लोग क्या देखें, शासक के नाम क्या किया? माता का नाम। जाहिर सी बात है कि मतलब माताओं को यहां पर इंपॉर्टेंस दी जा रही है इनके शासनकाल में। तो देखिए मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस होता था, लेकिन जो इनका उत्तराधिकार होता था वो पितृसत्तात्मक ही होता था। मतलब कि जैसे पिता का बेटा, मतलब जो राजा है, राजा का बेटा राजा, फिर उनका बेटा राजा। तो ये जो लीनिएज चलता था इस तरह चलता था। पर थोड़ा मातृसत्तात्मक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता था कि जैसे हम देखते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाना, ये भी देखने को मिला। मतलब थोड़ा माताओं को सम्मान देखने को मिला हमको इनके एरा में। फिर हम दूसरी चीज क्या देखते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। तो शीशे के सिक्के जारी करने वाले ये प्रथम थे। कौन? जो ये सातवाहन थे, इन्होंने सबसे प्रथम शीशे के सिक्के जारी किए। और साथ ही साथ हमको एक और चीज दिखता है, सिक्कों पर जहाज को उकेरा गया। तो ऐसा किसके टाइम पे उकेरा गया? तो वशिष्ठ पुत्र पुलुमई थे, जिनके द्वारा जहाजों वाले सिक्के जारी किए गए। ये मतलब सिक्कों पे, ये देखिए दिख भी रहा होगा सिक्के पे जहाज को उकेरना। तो ये किसके टाइम था? वशिष्ठ पुत्र पुलुमई के टाइम था। तो जब हम लिटरेचर की बात कर लें तो किसको पैटर्नाइज करते थे? तो प्राकृत भाषा का विकास दिखता है। हमको क्या दिखता है? प्राकृत भाषा का विकास दिखता है। राजा हाल ने गाथा सप्तशती लिखा और साथ ही साथ जो गुणाध्याय है उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने बृहद कथा लिखी। ठीक है, ये किसमें था? ये प्राकृत भाषा में। तो ये हमको प्राकृत भाषा का यहाँ पर क्या दिख रहा है? संरक्षण दिख रहा है और उसका पैट्रोनेज दिख रहा है। फिर हम अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें तो हमको यहां पर क्या दिखता है? पहली बार भू अनुदान, मतलब लैंड ग्रांट्स दिखते हैं। अब ये भू अनुदान देते किसको थे? तो ब्राह्मण्स को देते थे और साथ साथ मॉन्क को, मतलब बौद्ध भिक्षुओं को देते थे। अब यहां पर भू अनुदान देखिए, दो चीज समझिएगा। यहां पर अगर जो ये लेड कॉइन, शीशे के सिक्के अगर जो छाप रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था कोई बहुत फली फूली नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि सोने के सिक्के ही चल रहे हैं। पंच मार्क कॉइन्स जहां हम लोग देखे थे, पंच मार्क कॉइन्स हम लोग कहां पे आ गए? लेड कॉइन्स पे आ गए। हम लोग सोने के शीशे के सिक्के पर आ गए, जहां हम लोग पंच मार्क कॉइन्स देख रहे थे। वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सिक्के, और यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये भूमि को अनुदान दे रहे थे, ग्रांट। तो जाहिर सी बात है अगर जो इनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, फिर ये ग्रांट दे क्यों रहे थे? तो जाहिर सी बात है ऐसा क्यों लोग करेंगे? देखिए दे भी किसको रहे थे? ब्राह्मण्स को दे रहे थे और मॉन्क्स को दे रहे थे। मतलब ये अपनी सत्ता को सत्यापित कराना चाह रहे थे। देखिए ये
इससे पहले तो इनका कोई बहुत बड़ा वंश काल तो था नहीं कि ये फला डायनेस्टी के या फला वंश के आए हुए हैं, तो पहले से लोगों को पता है कि ये राजा के घर के ही हैं। ये अलग से है, उन्होंने हत्या करके और राज्य करना शुरू कर दिया। तो अपने राज्य को सत्यापित करने के लिए, अब कैसे सत्यापित होगा, जो उस समय के प्रोमिनेंट लोग होंगे या जिनकी बात अधिकांश लोग मानते होंगे, तो जैसे ब्राह्मणों की बात मानते होंगे, फिर बुद्ध भिक्षुओं की बात भी लोग मानेंगे, तो इनके द्वारा सत्यापित, तो उनको अगर जो ग्रांट दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है इनकी सत्ता को सत्यापित करने के लिए ये मदद करेंगे। तो अल्टीमेट इनका एम यही था कि अपने जो प्रभुत्व है या जो अपने आप को अपने को लेजिटिमेटाइज कर देना, सत्यापित करवा लेने के लिए इन्होंने क्या किया था, मतलब ये जो सातवाहन या कोई भी और देखिएगा ऐसे अगर जो ग्रांट वगैरह देते होंगे तो उसके पीछे बेसिक कारण यही हुआ करता था। अब हम लोगों ने इधर चारों को देख लिया, किसको किसको देख लिया हम लोगों ने चेदी डायनेस्टी देख ली, सातवाहन देख लिया, हम लोगों ने शुंग देख लिया और हम लोगों ने कण्व देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कुछ बाहर के राज्यों को, कुछ विदेशी आक्रांताओं को कि जो भारत में आए, फिर उन्होंने भारत में अपना इन्फ्लुएंस दिया। तो पहली बात करेंगे हम इंडो ग्रीक्स की बात करेंगे तो हम लोग डिमेट्रियस प्रथम की बात जानते हैं। तो डिमेट्रियस प्रथम ने इसका एस्टेब्लिश किया था इंडो ग्रीक्स को। इंडो ग्रीक्स के लिए हम कुछ और विशेष चीज जानते हैं कि पहली बार स्वर्ण मुद्राएं, मतलब गोल्डन कॉइन्स अगर जो कोई चलाया तो इंडो ग्रीक चलाया। अभी हम गोल्ड कॉइन को लेकर 3 चीजें देखेंगे। अभी पहली चीज है कि पहली बार गोल्ड कॉइन को इशू किसने किया। अगर जो ऐसा प्रश्न आता है तो हम लोग देखेंगे कि इसको इंडो ग्रीक्स ने पहली बार इशू किया। फिर इसके बाद एक प्रश्न आता है कि किसने इसको भारी मात्रा में चला, मतलब किन्होंने इसकी शुद्धता पर ध्यान दिया, इसकी शुद्धता को और गुणवत्ता को बढ़ाया। तो ये अभी हम लोग आगे देखेंगे कि किसके शासनकाल में ये चीजें देखने को मिलती हैं। और तीसरा तो गुप्त वंश में हम लोग देखते ही देखते हैं। तो पहला हमको क्या पता चलेगा कि गोल्ड कॉइन जो स्वर्ण मुद्राएं होती हैं पहली बार कौन चलाए, इंडो ग्रीक्स चलाए। इनके सिक्कों पर आप एक खासियत भी देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, छवि और तिथियों वाले सिक्के भी जारी किए। तो इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की और साथ में साथ इन्होंने छवि और तिथियों वाले भी जारी किए और इन्होंने द्रह्म कॉइन को भी जारी किया। इसके साथ ही साथ हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं। हम लोगों ने दिमित्रियस प्रथम के बारे में सुना कि इन्होंने इसको इंडो ग्रीक्स को एस्टेब्लिश किया। इसके बाद हम बात करते हैं मिनेंडर प्रथम की। मिनेंडर प्रथम कौन थे? मिनेंडर प्रथम भी इंडो ग्रीक के शासक थे और इनका जिक्र मिलता है मिलिंद पन्हों में। अब मिलिंद पन्हों तो एक रचना है, इसमें क्या है, मिलिंद पन्हों में संवाद है। किसका संवाद है? मिनेंडर का, जिन्हें बाद में मिलिंद भी कहा जाने लगा, और नागसेन का। ये नागसेन कौन थे? नागसेन बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। तो जो मिनेंडर थे, जो मिलिंद थे, ये थोड़ा क्यूरियस व्यक्ति हुआ करते थे, चीजों के बारे में जानना चाहते थे, इनके पास बहुत सारे प्रश्न थे। तो इनके जो प्रश्न थे इसका उत्तर इनको किससे मिला? बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिला और ये उस उत्तर से सेटिस्फाई भी हो गए। इसी के साथ साथ क्या देखने को मिलता है कि ये फिर बौद्धिज्म में चले गए और ये बौद्ध को मानने लगे। इसका पूरा जिक्र हमको मिलिंद पन्हों में दिखता है। दूसरी हमें क्या चीज दिखती है? एंटियालसिडस द्वारा भेजी गई हेरोडोटस शुंग डायनेस्टी में भेजते हैं। और यहां पर हम लोग क्या बेस नगर इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं या हम लोग गरुड़ पिलर की बात करते हैं। तो गरुड़ पिलर किसने बनवाया था? हम लोग देखते हैं ना, हेलियोडोरस ने बनवाया था। हेलियोडोरस को किसने भेजा था? एंटियालसिडस ने भेजा था कि शुंग में की डायनेस्टी में जाइए और ऐसा कुछ कार्य कराइए। क्योंकि अभी हम लोगों ने शुंगास के टाइम पे देखा था कि ये अश्वमेघ यज्ञ करते हुए दिख रहे थे, मतलब ये थोड़ा ब्राह्मणिकल पैटर्नोइज के उस पे थे, थोड़ा ब्राह्मणिकल के प्रचार प्रसार पर भी थे। और हम लोगों ने कंट्राडिक्टरी भी देखा था कि इनको कुछ लोग स्तूपा के विध्वंसक के रूप में भी देखते हैं, कुछ लोग निर्माणकर्ता के रूप में भी देखते हैं। तो वही हेलियोडोरस गरुड़ पिलर का इन्होंने यहाँ पर निर्माण कराया। कहां पर? बेसनगर पिलर के नाम से, जिसको हम जानते हैं। और इनको किसने भेजा था? एंटियालसिडस ने भेजा था। तो ये था कुछ चीज इंडो ग्रीक के बारे में। अब हम बात करते हैं पार्थियंस के बारे में। पार्थियन जिसको हम पहलव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहलव भी बोलते हैं। तो इनके जो ग्रेटेस्ट रूलर या इनके जो महानतम शासक हैं गोंडो फर्निस। तो गोंडो फर्निस इनके महानतम शासक हैं। और इनके शासनकाल में क्या चीज हमको देखने को मिलता है? अगला एक धर्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कि सेंट थॉमस आए। क्यों आए? प्रोपोगेट करने के लिए। किस चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए? क्रिश्चियनिटी का, मतलब क्रिश्चियन धर्म का, ईसाई धर्म का ये प्रचार प्रसार करने के लिए आए। किसके शासनकाल में? गोंडो फर्निस के शासनकाल में, पार्थियन के टाइम पे। तो हमको एक और धर्म का आगमन दिखा। कौन से धर्म का? क्रिश्चियनिटी का यहां पर ही आगमन दिख जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शाकास की। तो जनरली मानते हैं शाकास की 5 शाखाएं हुआ करती थी। एक अफगानिस्तान में, एक तक्षशिला में, मथुरा में, उज्जैन में और गिरनार में। अब इनके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे, जो इनके महानतम शासक थे, इनका नाम रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन का नाम आते ही आपके मन में एक और नाम आता होगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। अभी वो भी हम लोग देखेंगे। एक और चीज है कि जो सुदर्शन झील है,
क्या है सुदर्शन झील, इसका निर्माण कब देखने को मिला था? हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इसका निर्माण होता है। इसकी मरम्मत इन्होंने कराई थी। किसने मरम्मत कराई थी? रुद्रदामन प्रथम ने। दूसरी क्या चीज देखने को मिलती है, देखिए यहां पर लिखा भी है जूनागढ़ शिलालेख जारी किया और शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख था। अगर जो कहीं पे कोई हमसे पूछे कि फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन प्योर संस्कृत मतलब शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख, तो हमको याद रखना है जूनागढ़ शिलालेख किसके द्वारा? तो हमको यह भी याद रखना है रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। जूनागढ़ में हम लोगों ने अशोक का भी एक रॉक एडिटर देखा था, तो उसी पत्थर पे जो जगह बचा हुआ था वहीं पे इन्होंने भी अपनी बातें लिखवाई। जैसे मान लीजिए ये पत्थर है, ये वो शिला है, उस शिला पे अशोक के शिलालेख थे ये, तो जो जगह बची हुई थी उस जगह पे इन्होंने अपने भी लेख लिखवा दिए। ठीक है, कोई अलग से पत्थर नहीं लगवाया, उसी पत्थर का ही प्रयोग इन्होंने कर लिया। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। अब हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं इन्हीं के शासन के, किसके? शाकास के ही। कौन है? तक्षशिला के साइड हम देखते हैं मौस को, इनको मोग के नाम से भी जानते हैं। और फिर हम गिरनार में किसको देखते हैं? नहापाना को देखते हैं। अब हम बात करते हैं कुषाण एम्पायर की। ये आप इस स्कल्पचर से तो भली भांति वाकिफ होंगे, बिना सर के कनिष्क। तो ये मथुरा से मिला है और इसमें ये मानी जाती है कि कनिष्क की मूर्ति है और इनके सर नहीं था। उस मूर्ति का मतलब सर नहीं था। कनिष्क के तो सर था, पर जो मूर्ति मिली मूर्ति में सर नहीं था। ऐसा मत समझिएगा कि कनिष्क के ही सर नहीं था, कनिष्क के तो सर रहा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो हम इनकी बात करें तो ये कहां से बिलोंग करते थे? तो ये एक यूची जनजाति होते थे, बेसिकली यूची जनजाति के लोग हुआ करते थे। कौन? जो हम कुषाण एम्पायर की बात करेंगे। और इन्होंने क्या किया? मध्य एशिया से वाराणसी तक के अपना साम्राज्य फैलाया। सोचिए, कहां मध्य एशिया, कहां वाराणसी, तो ये मध्य एशिया के ही हुआ करते थे। यूची ट्राइब है, ये मध्य एशिया की हुआ करती थी। वहां से फिर ये अपने आप को निकाले और ये कहां? भारत में वाराणसी तक के इन्होंने अपने आप साम्राज्य को फैलाया। इन्होंने अपनी राजधानियां दो जगह रखी हुई थी। पहला कहां पे रखा हुआ था? पुरुषपुर में। पुरुषपुर कहां? पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर है। और दूसरा कहां? मथुरा में। देखिए दिख भी रहा है ना, अभी हम लोगों ने बात किया कि इनका जो स्कल्पचर मिला, इनकी जो मूर्ति मिली, किसकी? कनिष्क की। कहां से मिली? मथुरा से मिली। हम और बात करते हैं तो कुजुल खटफिशिस की बात करते हैं और वीमा खटफिशिस की बात करते हैं। तो इनके जो संस्थापक थे वो कुजुल खटफिशिस थे। किसके? कुषाण एम्पायर के भारत में जो संस्थापक थे। और क्या माना जाता है कि इन्होंने कॉपर कॉइन्स को चलाया। अब स्वर्ण सिक्काओं को लेके यहां पर दूसरा बात आता है। जैसे पहले हम लोगों ने देखा कि इंडो ग्रीक्स पहले थे जिन्होंने स्वर्णिम मुद्राओं को चलाया। दूसरा बात आता है वीमा खटफिशिस की बात आती है कि वीमा खटफिशिस ने अधिक मात्रा में चलाया, मतलब जो स्वर्ण सिक्के थे उनकी मात्रा अधिक कर दी। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? उसकी गुणवत्ता बढ़ा दी, मतलब उसमें और प्योरिटी और प्योर गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। किसने? वीमा खटफिशिस को ने। तो हमको ये दो बातें याद रखनी की, पहला कि सोने के सिक्के कब चलना स्टार्ट हुए, किसने इंट्रोड्यूस किया, तो उस समय हमको किसका नाम याद आएगा? इंडो ग्रीक्स का। और दोबारा कि किसने भारी मात्रा में चलाया, तो हमको याद आना चाहिए कुषाण, उसमें भी खास करके वीमा खटफिशिस का। इनके बारे में हमको और क्या याद रखना? ये डिवाउट फॉलोअर शिवा थे, मतलब ये भगवान शिव के भक्त थे, ये शिव को बहुत मानते थे। कौन? ये वीमा खटफिशिस। और अब बात करते हैं कनिष्क की। तो कनिष्क की बात करेंगे तो शाका एराज, मतलब जो शक संवत की शुरुआत मानी जाती है, तो इन्हीं के द्वारा शुरुआत मानी जाती है, कनिष्क के द्वारा ही शुरुआत मानी जाती है। एक और चीज से इनका नाम जुड़ा हुआ है, किस चीज से? चौथे बुद्ध संगीति से इनका नाम जुड़ा हुआ है, कि जो कश्मीर में हुआ था, जो कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क ने ही कराया था। और वहीं पे हमको क्या देखने को मिलता है? विभाजन देखने को मिलता है बौद्ध धर्म में, हीनयान और महायान में, मतलब प्रमुख रूप से। और क्या क्या हमको जानकारी मिलती है कि इन्होंने अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र, चरक जैसे लोगों को भी संरक्षण प्रदान किया। किसने? कनिष्क ने। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मौर्योत्तर अर्थव्यवस्था की। व्यापार का स्वर्ण युग कहा जाता था इस टाइम को। देखिए हम लोग सिल्क रूट का जिक्र जानते हैं कि सिल्क रूट था, जहां से बेसिकली क्या करता था, वो चाइना से जोड़ता था, मध्य एशिया को जोड़ता था। देखिए चाइना से यूरोप तक के, यूरोप को जोड़ता था। एकमात्र कंट्रोल हमको देखने को मिलता है कि भारत में कोई शासनकर्ता ने इस सिल्क रूट पे एकमात्र अगर जो कंट्रोल किया है तो वो कौन थे? वो कुषाण ही थे। ना वो मौर्य हुआ करते थे, ना ही गुप्ताज ने ऐसा कभी कुछ किया। ऐसा किसने किया? कुषाण ने किया। तो अगर जो कभी हम कोई ऐसा पूछे कि भारत में शासन करने वाला किसी ने भी सिल्क रूट पे एक अधिकार रखा या मतलब अपना पूरा अधिकार रखा, तो हमको याद रखना कि हाँ, जो कुषाण हुआ करते थे उन्होंने सिल्क रूट पर अपना मोनोपोली रखा था। इस बात को हम याद रखेंगे। तो पहली चीज हम यहाँ पे सिल्क रूट मोनोपोली देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर व्यापार का स्वर्णिम युग देख रहे हैं ना, तो पहले हम ये देखेंगे। दूसरा हम मॉनसून डिस्कवरी की बात करेंगे।
मानसून डिस्कवरी की, हमको मानसून रूट की डिस्कवरी देखने को मिलती है, तो इससे क्या होगा, व्यापार और देखने को मिलेगा। फिर हम क्या देखते हैं कि जो व्यापार होता था वो फेवरेबल ट्रेड बैलेंस था, मतलब फेवरेबल की मतलब हमारे लिए चीजें अनुकूल थी, हमारे फेवर में हुआ करती थी। तो इसका जिक्र हमको कहां से मिलता है, तो एक रोमन राइटर थे जिनका नाम प्लिनी था। तो प्लिनी ने अपना दुख जाया किया इस चीज पे कि जो रोमन गोल्ड है ये भारत में आ रहा है, तो इस पे इन्होंने दुख जाया किया। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो ट्रेड था ये हम सरप्लस में हुआ करते थे, हमारे पक्ष में हुआ करता था। और मैसिव गोल्ड इन्फ्लक्स की हम लोग बात कर ही चुके कि भारी स्वर्ण प्रभाव दिखेगा। इधर हम लोग देखेंगे ना कि इन्होंने बीमा खडफिसिस ने क्या किया था, इन्होंने स्वर्णिम मुद्राएं अधिक रूप में चला दी थी और उसकी गुणवत्ता पर भी काम किया था उसको, और गुणवत्ता के तरीकों से चलाया था। अब हम बात करते हैं एसिमिलेशन की बात करेंगे। किसके एसिमिलेशन की बात करेंगे, अब ये जो बाहर से लोग आए हैं, जाहिर सी बात है अगर जो ये भारत में थे यहां पर इन्होंने शासन किया तो एसिमिलेट तो किए होंगे, चीजों से घुल मिल के रहे होंगे। तो कैसे ही घुले मिले, आइए इस पे हम लोग देखते हैं। विदेशी यवन या शक ने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को अपनाकर आसानी से भारतीय समाज में आत्मसात कर लिया। जाहिर सी बात है अगर जो आप यहाँ के कल्चर से जुड़ेंगे, यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे, तभी तो उनसे घुल मिल पाएंगे। घुलने मिलने का तो यही मतलब हुआ है। फिर हम बात करते हैं सोशल रूल्स की। तो इस समय हमको क्या देखने को मिलता है, मौर्योत्तर काल में हमको क्या देखने को मिलता है कि सामाजिक जो नियम थे वो थोड़े कठोर हो गए। मनुस्मृति की रचना इसी समय हमको देखने को मिलती है। महिलाओं की स्थिति गिरी हुई मिली, कि मतलब महिलाओं की स्थिति पहले की अपेक्षा और गिरी, लेकिन जो स्त्री धन जैसा कुछ अधिकार है वो महिलाओं के पास अब भी था या दिया गया था। फिर हम मटेरियल कल्चर की बात कर लेते हैं। मटेरियल कल्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि जो शाक थे और जो कुषाण थे, इन्होंने पगड़ी, पतलून और भारी लंबे कोट को पेश किया। जैसा कि अभी हम लोग इधर देखे भी थे, कहां पर, ये देखिए, हम लोग बूट की बात कर लेते हैं, पतलून की बात कर लेते हैं, ये लंबे कोट की बात कर लेते हैं। कनिष्क की फोटो है तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, इस चीज को यही लाए हुए थे। इसके बाद हम क्या बात करते हैं कि यहां पर उच्च विकसित नगरीय जीवन की हम बात कर रहे होते हैं कि हाईली डेवलप्ड अर्बन लाइफ था किसके टाइम में, जो हम लोग इधर पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल में बात कर रहे हैं। और फिर जो स्लेव कल्चर था, जो दास प्रथा थी, अभी भी थी दास प्रथा। हम लोग कहां देखे थे, हम लोग मौर्य काल में भी दास प्रथा देखे थे और मौर्योत्तर काल में भी हम लोगों को दास प्रथा दिखेगी। और साथ ही साथ हम क्या देखे कि जंजीबार और मेडागास्कर से ट्रेड देख रहे थे कि चीजें ये मंगा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। अब आप बता सकते हैं कि जंजीबार क्यों फेमस है, यहां से क्या मंगाया जाएगा, और आज भी जो आज का समय है ये यहां से जंजीबार क्या आया जाता है, या जंजीबार से विशेषता किस चीज का निर्यात होता है, आयात होता है, इसको हम मतलब आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कनिष्क के टाइम में कि चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। फिर वहां पर हमने क्या देखा था, हीनयान और महायान का विभाजन देखा था। अब देख लेते हैं कि हीनयान बेसिकली क्या थे और महायान क्या थे। तो ये मूल उपदेशों का पालन करते थे। ये दोनों जो हीनयान और महायान है, ये दोनों बुद्धिज्म के ही पार्ट हैं। मतलब जब सेम बुद्धिज्म को दो लोग अलग अलग, जैसे हम लोगों ने जैनिज्म में पढ़ा था ना कि दिगंबर थे और श्वेतांबर थे, कि जो मूल मान रहे थे उन्हें दिगंबर बुलाया जाता था, जो कुछ चीजें अपने हिसाब से थोड़ा लिबरल हो गए थे या चीजें मॉडिफाई कर लिए थे वो श्वेतांबर हो गए थे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, हीनयान और महायान को देखेंगे। जो हीनयान थे ये मूल उपदेशों का पालन करते थे और ये मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे, ये प्रतीकों पर विश्वास करते थे। तो ये प्रतीकों जैसे बोधि वृक्ष या स्तूपों के माध्यम से बुद्ध की पूजा करते थे। और इस समय ये कौन सा भाषा ये प्रयोग करते थे, तो हमको याद रखना है कि ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे। अब बात करते हैं महायान की। तो महायान क्या हुआ, ये नागार्जुन के तहत विकास हुआ, मतलब नागार्जुन के टाइम पे ये इवॉल्व हुआ और ये बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा करते थे, मतलब मूर्ति पूजा इनके में आ गया था। साथ ही साथ बोधिसत्वा को भी ये मानते थे। बोधिसत्वा कौन होते थे, वही कि जो इनलाइटमेंट अटेन करने से बस एक कदम पीछे, अब वो इनलाइटमेंट अटेन नहीं कर रहे हैं, अब बाकी लोगों को वो मार्ग दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वो लिबरेट हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को क्या हम बोधिसत्वा बोलते थे। और इस समय अगर जो भाषा की बात की जाए तो हमको संस्कृत भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमने देखा ही था कि भगवत रिलीजन का भी उदय देखा था, कैसे हेलियोडोरस पिलर वगैरह का हमने जिक्र किया ही था। फिर साथ ही साथ हमने क्या देखा था, एंट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी की बात की थी कि सेंट थॉमस आए थे। कब आए थे, गोंडो फर्निस के टाइम पे आए थे। इसको हम लोग देख ही चुके हैं। इसके आगे हम बात करते हैं इनके कुछ आर्किटेक्चर की। किसके आर्किटेक्चर की, मौर्योत्तर काल के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो सांची के स्तूप की अगर जो हम बात करेंगे कि जो वुडन रेलिंग्स थी वो रिप्लेस की गई किसके द्वारा, सुंगास के द्वारा। तो जो सांची स्तूप का जो वुडन रेलिंग वगैरह था, इसको कौन रिप्लेस किया, सुंग ने रिप्लेस किया। और जो इनका सदन गेट था, किसका, सांची के स्तूप का जो सदन गेट था, मतलब जो दक्षिणी द्वार था, वो सातवाहनास के द्वारा बनाया गया था।
मतलब अगर जो कभी ऐसा कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया, कोई पूछ ले कि क्या जो सांची का स्तूप है एक ही व्यक्ति ने या एक ही राजा ने या एक ही शासनकाल में हो गया था, बन गया था, और उसमें किसी ने कुछ निर्माण, मतलब निर्माण नहीं, उसको रिपेयरमेंट का काम किया, बाकी कोई काम नहीं किया, तो हमको याद रखना नहीं, उसका समय दर समय निर्माण होता है। किसी ने कुछ स्ट्रक्चर बनाया, किसी ने कुछ स्ट्रक्चर बनाया, किसी ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए। जैसा अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि वुडन रेलिंग को रिप्लेस किया किसने, सुंगाज ने, और जो इसमें दक्षिणी गेट था उसको किसने लगवाया, सातवाहनाज ने। साथ ही साथ हम लोग अभी पहले भी इस चीज को देख चुके थे कि भरूच का जो स्तूप था उसे सुंगाज बनवाए थे। अब हम बात करते हैं कार्ले चैत्य की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है और दक्कन में सातवाहनाज के अधीन इसका निर्माण माना जाता है, किसका, कार्ले चैत्य का। हाथी गुफा और रानी गुफा के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया था जब हम लोगों ने राजा खारवेल के बारे में देखा था कि हाथी गुफा और रानी गुफा जो केव्स हैं ये उदयगिरी उड़ीसा में, इसको डोनेट कर दिया गया था, किसको, जैन मॉन्क्स को, किसके द्वारा, राजा खारवेल के द्वारा। अब हम बात करते हैं वास्तुकला की, आर्ट्स की। तो ये बेसिक आर्ट्स हैं कौन से, जैसे हम लोग गांधार वास्तुकला की बात करते हैं, फिर मौर्य वास्तुकला की बात करते हैं, फिर हम लोग अमरावती वास्तुकला की बात करते हैं। या तो हम लोग देखते हैं कि किस रीजन्स में थे। तो जो गांधार है बेसिकली नाम से ही क्लियर आ रहा है कहां पे होगा, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में होगा, तक्षशिला पेशावर में ये फला फूला होगा, विकसित हुआ होगा। मथुरा आर्ट है तो ये कहां पर फला फूला होगा, ये मथुरा में ही फला फूला होगा। फिर बात करते हैं अमरावती की, तो ये कहां पर होगा, कृष्णा गोदावरी घाटी में ये फला फूला होगा, वहीं पे ये विकसित हुआ होगा। अब बात करते हैं कि बेसिक मटेरियल ये क्या क्या यूज करते थे, कि मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये गांधार आर्ट है, ये मथुरा है, ये अमरावती है। तो ये क्या इस्तेमाल करते थे, नीला भूरा बलुआ पत्थर और ब्लैक बेसाल्ट यूज करते थे। कौन यूज करते थे, गांधार आर्ट वाले यूज करते थे। हमको लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल दिखता है कहां पर, मथुरा काल में, और हमको सफेद संगमरमर का प्रयोग करते हुए कौन नजर आते हैं, अमरावती काल में। जो अमरावती आर्ट या जो कला के लोग होते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, सफेद संगमरमर का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके थीम की अगर जो हम बात कर लें, किसके, तो गांधारा आर्ट की थीम बेसिक क्या होती थी, प्योरली बुद्धिस्ट थीम पे काम करते थे, साथ में हेलेनिस्टिक मिक्स हुआ करते थे। मतलब थीम तो बुद्धिस्ट हुआ करता था पर जो इन्फ्लुएंस हुआ करता था वो यमन का इन्फ्लुएंस हुआ करता था, ये यूनानी मिश्रण के साथ इनकी कलाकृतियां होती थी। मथुरा जो थे ये प्योरली इंडिजिनस थे, मतलब पूर्ण रूप से स्वदेशी हुआ करते थे, और इनका कोई बेसिक फोकस, जैसे इनका बुद्धिस्ट पर था पर इनका कोई ऐसे बुद्धिस्ट या किसी पर बेसिक फोकस नहीं देखने को मिलेगा। ये जैन बौद्ध हिंदू सब पर इनका फोकस था, मतलब सभी चीजों को ये बनाते थे। और यहीं से हमने क्या देखा था, वो कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति भी हम लोगों ने यहीं पर देखी थी। फिर हम बात करते हैं अगर जो अमरावती कला की, तो अमरावती कला में हमको क्या दिखता है कि ये महायान बौद्धिज्म पर इनका बेसिक इन्फेसिस होता है। और अगर जो हम संरक्षण की बात करें तो किसने किसको संरक्षण दिया, तो जो गांधार और मथुरा कला था, जो कुषाण हुआ करते थे, इन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया था। साथ ही साथ जो अमरावती कला था, तो इसको कौन, सातवाहनाज और इक्ष्वाकु वंश हुआ करते थे, तो उन्होंने इसको पैट्रोनेज दिया था, मतलब संरक्षण दिया था। अब ये कुछ चीजें हैं कि गांधार आर्ट में आपको क्या दिखेगा, तो गांधार आर्ट में आपको घुंघराले बाल दिखेंगे, किसके, भगवान बुद्ध के। फिर आपको इस शंखाकार मतलब मस्कुलर शरीर दिखेगी, ये ट्रांसपेरेंट क्लोथ्स आपको दिखेंगे। साथ ही साथ आपको यूनानी पद्धति और भारतीय विषय, मतलब जो तरीका है, ये तरीका किसका है, ये तरीका ग्रीक मेथड से बनाने का, पर जो थीम है ये भारतीय थीम है। हमको ये कहां, गांधार आर्ट में दिखेगा। फिर हम अगर जो मथुरा आर्ट की बात कर ले तो हमको क्या दिखेगा, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस की बात करेंगे, हैवी गारमेंट्स की बात करेंगे। देखिए दोनों की अपेक्षा, मतलब दोनों में अगर जो आप कंपैरिजन करके देखिए तो यहां पर क्या है, पारदर्शी गारमेंट्स दिख रहे हैं, पर यहां पर हैवी क्लोथिंग्स दिख रही है, देखिए। तो ये बेसिक डिफरेंस आता है। फिर हम बात करते हैं अमरावती स्कूल की, तो अमरावती स्कूल में हमको क्या देखने को मिलता है कि नरेटिव पैनल्स हुआ करते थे। नरेटिव पैनल्स मतलब गतिशील कथा पैनल हुआ करते थे और कलेक्टिव फॉर्म में हुआ करते थे, मतलब जो ग्रुप फिगर्स के रूप में होते थे, सामूहिक आकृतियां देखने को मिलती थी। कहां पर, अमरावती स्कूल में। देखिए यहां पर हम लोगों को सिंगल फिगराइन दिख रहा है, पर यहां पे हमको पूरा पूरा ग्रुप फिगराइंस दिख रहे हैं। ये था कुछ बेसिक हम लोगों ने देखा गांधार और मथुरा और अमरावती स्कूल्स के बारे में। तो हम लोगों ने देखा आज मौर्योत्तर काल के बारे में, कुछ यहाँ के शासक, कुछ बाहर से लोग आए, कौन कौन से ट्रेड शुरू हुए, किस प्रकार से ट्रेड हुआ। आज हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी। आपको और भी किसी चीज में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के जय हिंद सभी को।